हमारे साथ जो शख्सियत है किसी पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल जी गौतम हमारे साथ में हैं। सर, आपका नागपुर नगरी में स्वागत है। सर, आज बहुजन समाज अधिकार सम्मेलन के लिए आज आपकी अध्यक्षता में होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर आज? एक्चुअली जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो भारत के संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, देश के सारे संसाधनों को बेच रही है, एजुकेशन को वो इतना महंगा कर चुकी है कि देश के बहुजनों से, खासतौर पे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक, उनसे पढ़ाई छीन जाए। क्योंकि जो हायर एजुकेशन है उन्होंने उसको इतना महंगा कर दिया है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, मैनेजमेंट करना चाहता है, तो उसका कोर्स पूरा करने के लिए उसे 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। इसका मतलब ये हुआ केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के भी 90% लोग इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो ये अचानक नहीं हुआ है, एक साजिश के तहत हुआ है। चूँकि ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, क्योंकि जो लोग पढ़ेंगे उनके दिमाग के ताले खुलेंगे, वो लोग अच्छे बुरे में पहचान करेंगे, वो अंधविश्वास पाखंडवाद में नहीं आएंगे, वो धर्म के नाम पे अंधे होकर अपने अधिकार नहीं गंवाएंगे और वो क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि सवाल उठाने वाले लोग बने, इसलिए वो एजुकेशन को छीन रही है, बहुजनों के अधिकार छीन रही है, बहुजनों की नौकरी छीन रही है, देश के संसाधनों को बेच रही है, देश के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को फिर से लाना चाहती है, देश में धर्म और जाति के नाम पर उन्माद और डर पैदा कर रही है। इसलिए ये बहुजन अधिकार सम्मान समारोह करने की ज़रूरत पड़ी और पूरे देश के अंदर ये काम हमारा चल रहा है। पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक सब लोग मिल के एकजुट होकर भारत के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज के अधिकारों को बचाने के लिए एक सशक्त हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है। पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। आज दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग और माइनॉरिटी के लोग देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं और निश्चित तौर पे हम भारत को बचाएंगे। सर, सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से जो शिक्षावृत्ति दी जाती है, जो योजना होता है, निःशुल्क कोचिंग योजना होती है, अभी आपने उसका जिक्र किया तो एक सब प्रश्न बनता है कि 22-23 का ही मसला है। अनुसूचित जाति के प्रवर्ग से आने वाले जो बौद्ध होते हैं और सिख समाज के जो होते हैं, उनकी अभी निःशुल्क योजना जो होती है वो हटा दी गई है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ज़्यादातर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी ज़्यादातर उस पैसे को या तो रोक रही हैं या उसको डिले कर रही हैं ताकि उनकी फ़ीस ना जमा हो और उनकी पढ़ाई छूट जाए। ऐसे कई संस्थान हैं जहां वो फ़ीस टाइम पे जमा नहीं हो पाई और उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया। यानी ये साजिश खुद जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने रची है ताकि बहुजन समाज के लोग पढ़ ना पाएँ और पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएँ। तो इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता की लड़ाई है और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। निश्चित तौर पे इसको लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। सर, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया था कि यहाँ से अगर कोई गुहार लगाता है, यहाँ पे कोई आंदोलन करता है तो उसका आवाज़ वहाँ तक, केंद्र तक नहीं जा सकता है। आप दिल्ली के पूर्व मंत्री हो, आपने 22 प्रतिज्ञा को लेकर जो आप पे हुई थी, आपने राजीनामा दिया था, आप वहाँ बैठते हो, आप एक केंद्र हो वहाँ पे अगर लड़ाई लड़ती है तो डायरेक्ट उनके समक्ष आती है, डायरेक्ट भिड़ने जैसी बात हो जाती है। तो आपका क्या पहल रहेंगी इस पर? दिल्ली के अंदर ऑलरेडी ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लगातार बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं कंटिन्यूसली। इसीलिए आप देखेंगे कि केंद्र सरकार डरी हुई है और वो डर के चक्कर में उल्टे सीधे डिसीजन ले रही है, विपक्ष को कुचल रही है, लोगों को जेल में डाल रही है, झूठे केस बना रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सारी जितनी जांच एजेंसियां हैं सारी उन्होंने विपक्ष के खिलाफ लगा दी हैं। यानी वो नहीं चाहते कि आज केंद्र की सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोले। सर, इस सामाजिक न्याय विभाग जो है रामदास आठवले के उसके राज्य मंत्री है, लेकिन वो संसद में अपनी इस जो 80 लोगों का है, 80 जो भी सामाजिक न्याय विभाग में जितने भी समाज आता है उनकी बात नहीं रखते। और इस मुद्दे पर अगर उनसे जब जिक्र छेड़ा गया था तो वह राष्ट्रपति के पास गए थे कि हमको जो बौद्ध बने हैं इनको उसका फ़ायदा दिया जाए, ऐसा उनका कहना। तो ये क्या कहा था कि ये सच अच्छी बात है, उनको कहाँ लड़ाई लड़नी चाहिए थी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज केंद्र सरकार में अगर कोई मंत्री के रूप में समाज का प्रतिनिधित्व कर भी रहा है या राज्य सरकारों में देखने में आया है जहाँ जहाँ मनुवादी मानसिकता वाले लोगों की सरकारें हैं, वहाँ हमारे नाम के लिए लोग मंत्री बनाए जाते हैं
उनको कोई अधिकार नहीं है, वो अपने समाज के लोगों के लिए भी न्याय नहीं दे सकते, तो ऐसे मंत्री पद का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश के जितने भी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों को मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। खाली मंत्री बने रहने का कोई महत्व नहीं है। अगर आप समाज के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे, हल नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई लाभ नहीं है। सर एक दूसरा और एक विषय है, दूसरा एक मुद्दा और भी है कि डॉक्टर बाबा साहेब फाउंडेशन की जो एक 2022 का मसला 2021 का मसला है, उपमा श्रीवास्तव उसकी सदस्य थी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक परिपत्रक बाहर निकाला था कि निर्वाण दिन के टाइम पे उन्होंने एक छका पंच पकवान दिया गया था। आपके संज्ञान में है, शायद आपको वो सारा आपके पास उसका है। और तो उन्होंने परिपत्रक निकाल के खाने का आमंत्रण दिया था, और इतना ही नहीं तो बेस्ट विशेष भी ये मुहैया किया था जिनको भी आमंत्रित जो सदस्यगण थे उनके लिए। ये आपके संज्ञान में है शायद, इसके लिए आपकी क्या भूमिका है? नहीं, मेरा सीधा सीधा मत है कि आज केंद्र के अंदर सरकार एक मानसिकता, एक प्रदूषित मानसिकता के तहत मनुवादी व्यवस्था को पोषने का काम कर रही है, और पूरे देश के बहुजन समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अन्यथा सब लोग अपनी गरिमा खो देंगे, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो त्याग करके, 4 बच्चे गंवाकर, पत्नी को गंवाकर जो कुछ हमें दिया, वो लगभग सब छीनता जा रहा है। और जिस तरह के लोग वहाँ सत्ता में बैठे हैं, चाहे सरकार ने जिनको वहाँ नुमाइंदगी दी है, वो लोग उसी व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट में भी कुछ ऐसे लोग पहुँच गए हैं जहाँ से भी न्याय की अब उम्मीद नहीं दिख रही। इसलिए ये लड़ाई जटिल ज़रूर है, लेकिन ये लड़ी भी जाएगी और जीती भी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। उसी में एक और एक क्वेश्चन उसी में है कि उनकी तकरार भी की गई थी, और तकरार करने के बाद में भी उनका और राष्ट्रीय केंद्र जो अनुसूचित आयोग जो है उस पे उनका सदस्य सचिव बनकर पद पर चले गए। तो तकरार होने के बावजूद पहले ही आपको बता रहा हूँ ना, वो लोग अपनी व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। हमारे लोगों को गुलामी छोड़ के अब अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, यही इसका जवाब है। शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व मंत्री, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को लेकर उन्होंने राजीनामा दे दिया था। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी नीति को चलते हुए राजीनामा दिया था, उसी नीति को से प्रेरित होकर इन्होंने भी अपना राजीनामा दिया था। इतना ही नहीं, अब ये संगठन मजबूत करने में लगे हुए, अपने लोगों को एकत्रित करके संगठित करके जो लड़ाई है जो मनुवादी के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजीत जोगी के साथ मैं सुदर्शन बागड़े, न्यूज़ नागपुर।